हेलो दोस्तों, हम यहाँ अध्ययन करेंगे लौह उद्योगों के बारे में। लौह उद्योग जो कि एक आधारभूत उद्योग भी है, तो इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किस किस क्षेत्र में इस लौह उद्योग की प्रधानता है, ठीक है, और किस प्रकार से यह हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है एवं विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं किस प्रकार इस पर निर्भर हैं। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम लौह जो उद्योग हैं इनके अवस्थिति के कारक देखते हैं कि किस वजह से या किस जगह पे ज़्यादा मात्रा में इनका संकेंद्रण पाया जाता है। तो सबसे पहला तो है कच्चे माल के क्षेत्र में, क्योंकि लौह उद्योगों में हमें कच्चा लोहा की आवश्यकता होती है, लौह अयस्क की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो लौह अयस्क जो कि किसी अगर मान लीजिए इस क्षेत्र से इस क्षेत्र तक यहाँ पे परिवहन करना है, तो एक तो परिवहन की लागत भी ज़्यादा आती है, ऊपर से यह माल जो है इसमें भार में कमी आती है। तो इस प्रकार से इसके उपस्थिति के लिए लौह अयस्क का क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। कोयला, चूँकि लौह उद्योग में लौह पिघलाने के लिए हमें कोयले की भी आवश्यकता होती है। मैग्नीज, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तो ये सारी चीज़ों की चूँकि हमें लौह अयस्क प्राप्त करने के लिए ये लौह जो कच्चा लोहा बनाने के लिए इन सारे कच्चे मालों की आवश्यकता होती है। तो इन चीज़ों की जो जहाँ जहाँ पे ये उपलब्ध हैं उन क्षेत्रों पे लौह उद्योग ज़्यादा मात्रा में संकेंद्रित रहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 टन अगर हमें कच्चा लोहा प्राप्त करना है तो इसलिए हमें 1.5 से लेकर 2 टन तक के यहाँ पे हमें लौह अयस्क चाहिए होता है, ठीक है। 0.8 टन हमें कोक चाहिए होता है, कोकिंग कोयला। इसके अलावा 0.5 टन हमें गालक चाहिए होता है, जो कि इन्हें आपस में गलाने में सहयोग करे। और भी जो महत्वपूर्ण जो अवस्थिति के कारक हैं उसमें सस्ता परिवहन, अगर किसी क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था नज़दीक हो या यूं कहे कि सस्ता हो, जैसे जलीय परिवहन काफ़ी सस्ता होता है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो लौह उद्योग हैं ज़्यादा मात्रा में संकेंद्रित हो जाते हैं। सस्ती भूमि प्राप्त हो जो कि विस्तृत हो, ठीक है। जल काफ़ी महत्वपूर्ण कारक है यहाँ पे, जल के द्वारा ही यहाँ पे काफ़ी कार्य किए जाते हैं लौह उत्पादन के लिए। सस्ता श्रम यहाँ पे प्राप्त होना चाहिए। विद्युत प्राप्त होना चाहिए, जैसे कि अगर मान लीजिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं अगर किसी संयंत्र के पास में है तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें अत्यधिक पूंजी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो लौह इस्पात उद्योग होते हैं काफ़ी बृहद उद्योग होते हैं, आधारभूत उद्योग होते हैं, इसलिए इनके निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ये जो निवेश होते हैं काफ़ी लंबे समय के लिए भी इनमें निवेश करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अवस्थिति के कारक हैं कि इन सभी जो चीज़ें यहाँ पे अगर एक जगह पे प्राप्त होती हैं तो वहाँ पे हमें लौह उद्योग स्थापना करने में सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं लौह उद्योगों का विकास किस प्रकार हुआ। तो यह आधारभूत उद्योग है, ये हमने तो जाना, ठीक है। तो ये प्राचीन काल से ही हमारे भारत देश में लोहा पिघलाना या लोहा ढालना, इस्पात बनाने का ये कार्य प्राचीन काल से ही चल रहा था। कर्नाटक की जो पहले जो कर्नाटक में लोहा बनाए जाते थे जहाँ से तलवारें बनती थी, तो वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी, ठीक है, जिसको ऊर्ज तलवारें या ऊर्ज लोह कहा जाता था। तो ये जो चीज़ें थी विश्व में प्रसिद्ध थी। परंतु हम आधुनिक कारखाना अगर देखें, आधुनिक तौर पे हमारे भारत में उद्योगों ये लौह इस्पात उद्योग का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो 1830 में जो तमिलनाडु का पोर्टोनो वाला तट था, तटीय हिस्सा था, तो वहाँ पे 1866 में प्रयास किए गए, ठीक है, आधुनिक कारखाना बनाने का। 1830 में यहाँ पे प्रयास किए गए और आगे चल के लेकिन ये 1866 में इसे बंद कर दिया गया। 1874 में बराकर आयरन एंड वर्क्स कुल्टी, ये पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई जमशेदपुर में, जमशेद टाटा के द्वारा यहाँ पे स्थापना की गई, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में। यहाँ पे झारखंड वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी स्थापना की गई। 1918 में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि पश्चिम बंगाल में हीरापुर में यह इस कंपनी की स्थापना की गई। इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुआ वह हुआ 1923 में फिर VISL अर्थात विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड, ठीक है। तो इसकी स्थापना भद्रावती कर्नाटक में यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में की गई। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड था, ठीक है, उसके अंतर्गत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ये आपको झारखंड छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इनकी स्थापना यहाँ पे की गई, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो झारखंड में भी एक संयंत्र की स्थापना की गई। और फिफ्थ नंबर का जो पंचवर्षीय योजना है उसमें सलेम, विजयनगर, पारादीप, विशाखापट्टनम, तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में इन क्षेत्रों में इसकी स्थापना की गई। 1973 में
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया इन सभी के नियंत्रण के लिए, ठीक है। और इसके प्रबंधन में भिलाई का जो भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर, तो इन सभी जो क्षेत्रों के लौह इस्पात उद्योग थे तो ये सेल के नियंत्रण में दे दिए गए। 1991 की जो नई औद्योगिक नीति आई उसमें इस जो उद्योग है लौह इस्पात उद्योग, इसको सरकार के नियंत्रण से निकाल के इसको प्राइवेट के लिए भी खोल दिया गया और इसमें लाइसेंस को मुक्त कर दिया गया, ठीक है। आगे चल के राष्ट्रीय इस्पात नीति का लक्ष्य रखा गया जो कि 2020 के लिए रखा गया था कि 2020 के आते तक हम 110 मिलियन टन का उत्पादन प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे लक्ष्य भी बनाया गया सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं अब एक एक जो प्रमुख जो लौह इस्पात उद्योग हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड कंपनी, ठीक है, तो यह टिस्को कहा जाता है। ये झारखंड के सिंहभूमि जिले में है। आप यहाँ पे झारखंड देख सकते हैं, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में झारखंड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे स्वर्णरेखा और खारकी नदी के संगम पे ये स्थित है। इसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा जी के द्वारा किया गया, ठीक है। 1911 में यहाँ पे पहले तो कच्चा लोहा बनता था, परंतु 1912 में यहाँ पे इस्पात बनना शुरू हुआ। कच्चा लोहा क्या होता है, जब हम रॉ मटेरियल जो प्रयुक्त करते हैं लौह अयस्क वगैरह, तो उनसे जो गलाने के बाद जो लौह प्राप्त होता है तो कच्चा लोहा होता है, परंतु कार्बन की मात्रा वहाँ पे मिलाने के बाद उससे रिजिड इस्पात बनाया जाता है, ठीक है। तो 1912 में यहाँ पे इस्पात बनना शुरू हुआ। अब हम देखते हैं इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसे कहते हैं इसको, ठीक है। इसकी कारखाने अगर देखें तो कुल्टी में बना पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में 1874 में, हीरापुर में बना 1918 में और बर्नपुर, तो ये पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में इस प्रकार से इसके धीरे धीरे करके कारखाने खुले, जो कि पूरे के पूरे जो कारखाने इसके आसनसोल के निकट कोलकाता से 227 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सारे कारखाने उपस्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी स्टील लिमिटेड, इसे VISL भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1923 में भद्रावती नदी के किनारे हुई, ठीक है, कर्नाटक में, यहाँ पे शिमोगा जिले में। पहले तो इसका नाम मैसूर लोहा एवं इस्पात कंपनी था जिसे मिस्को कहा जाता था, परंतु 1962 में जब सरकार के अधीन में चला गया उसके बाद इसका नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कर दिया गया। इसे कच्चा माल लौह अयस्क बाबा बदून, जो कि यहाँ पे ही पड़ता है इसके बगल में ही, ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो ये बाबा बदून पहाड़ी के केमालगुंडी खानों से प्राप्त होता है लौह अयस्क। चूना पत्थर भुंडीगुड़ा, ठीक है, भुंडीगुड़ा से चूना पत्थर, डोलोमाइट शंकरगुड़ा से, चारकोल मालनाथ क्षेत्र से ये, और जल विद्युत जो है शरावती और जोग परियोजना, तो यहाँ पे भद्रावती पे ही ये जोग परियोजना और शरावती परियोजना यहाँ पे निर्मित है। तो इनसे यही यहाँ पे सारी जो कच्ची माल है यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जो कि राउरकेला में स्थित है, ठीक है, झारखंड में आप देख सकते हैं। तो इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में क्रूप्स एंड डिमेग, जो कि जर्मनी की एक कंपनी थी, तो उसकी सहायता से यहाँ पे किया गया। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में, ठीक है, यहाँ झारखंड उड़ीसा का जो बॉर्डर है उस वाले क्षेत्र में यहाँ इसकी स्थापना की गई। कच्चा माल देखें तो लौह अयस्क इसे झारिया के तालचेर से प्राप्त हो जाता है, मैग्नीज बड़ा दामजा से प्राप्त होता है, और विद्युत जो है हीराकुंड परियोजना जो यहाँ पे बनाई गई है उससे इसे विद्युत की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप बोकारो स्टील लिमिटेड, इसे BSL कहा जाता है। इसकी स्थापना 1964 में झारखंड के हजारीबाग में हुई। आप यहाँ पे झारखंड देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हजारीबाग जिले में इसकी स्थापना की गई, वो भी पूर्व जो सोवियत संघ था USSR हम जिसे कहा जाता था, कि उसकी सहायता से इसका स्थापना किया गया। 1964 में यहाँ पे स्थापना की गई, परंतु उत्पादन यहाँ से प्रारंभ हुआ 1972 में। लौह अयस्क इसे किरूबुरू के जो झारखंड में है तो उस खदान से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। कोयला इसे झारिया खदान से प्राप्त हो जाता है, और जल विद्युत जो है दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं जो बनाई गई है वहाँ से इसे जल विद्युत प्राप्त हो जाता है, जल भी और विद्युत भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप विशाखापट्टनम, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाले तट पे विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे समेकित इस्पात संयंत्र है जिसका जो कि देश का प्रथम समुद्र तटीय कारखाना है। अब यहाँ पे उपस्थिति के कारक, चूंकि यहाँ पे कच्चे मालों का तो अभाव है, परंतु तटीय स्थिति होने के कारण से यहाँ पे जहाज़ों के द्वारा कहीं पे भी अगर कच्चा माल है तो लाना यहाँ पे सरल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तटीय समुद्र के किनारे प्रथम यह कारखाना खुला। इसका निर्माण 1982 में शुरू हुआ और 1992 तक चला, और 1992 में यह बनकर तैयार हो गया। इसका संचालन किया जाता है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। लौह अयस्क इसे बेलाडीला, जो कि छत्तीसगढ़ की खदानें हैं, यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा जो कोयला है दामोदर नदी घाटी, जो कि भारत का
98% जो कोयला है, 98% कोयला दामोदर नदी घाटी से यहाँ पे प्राप्त होता है। तो कोयला इसे यहीं से प्राप्त हो जाता है। मैग्नीज जो है बालाघाट से मंगाया जाता है, बालाघाट, ठीक है, यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत बालाघाट क्षेत्र से यहाँ पे मैग्नीज आती है। और प्राकृतिक गैस इसे कृष्णा गोदावरी बेसिन यहाँ पे, इससे यहाँ पे प्राकृतिक गैसें प्राप्त हो जाती है, जिसका यह उपयोग करता है। नेक्स्ट देखते हैं लौह उद्योग के की व्यापार में भूमिका, कि किस प्रकार से यह वैश्विक तौर पे भारत में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस्पात पिंड का हम उत्पादन में चौथे नंबर पे हैं, परंतु अगर इस्पात स्पंज में देखें, ठीक है, जिसका निर्यात हम जापान को अधिकतर करते हैं, तो इसमें हम प्रथम स्थान पे हैं। प्रमुख बाधाएं देखें लौह इस्पात उद्योग के निर्माण के लिए, तो पूंजी, चूंकि लौह इस्पात जो उद्योग है आधारभूत उद्योग है, काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पूंजी की आवश्यकता होती है। तो प्रमुख बाधा तो यही है कि सबसे ज़्यादा पूंजी लगाने के लिए यहाँ पे परेशानी हो सकती है। अकुशलता, कई जगहों पे जो फैक्ट्री में मशीनें हैं काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो इनसे भी काफ़ी समस्या होती है। ठीक, औद्योगिक रुग्णता, कई जो उद्योग हैं उनमें पुरानी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है और प्रबंधन का भी सही से मतलब अभाव है। तो ये सब औद्योगिक रुग्णता की वजह से भी प्रमुख समस्या उत्पन्न हो जाती है। कोकिंग कोयला की कमी, हमारे भारत में चूंकि एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, तो इसीलिए कोकिंग कोयले की कमी का जो खामियाजा है इन उद्योगों को भुगतना पड़ता है। प्रतिस्पर्धा भी है, चूँकि विभिन्न देश हैं, जैसे चीन है, चीन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कोयला का उत्पादन करता है और अपनी जो दरें हैं या कीमत है वो कम रखता है। तो वैश्विक तौर पे अगर इसमें देखें लौह इस्पात उत्पादन में, तो चीन से हम प्रतिस्पर्धा, ठीक है, तो और भी विभिन्न जो देश हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे प्रतिस्पर्धा दी जाती है। तो ये रही चर्चा हमारी लौह इस्पात उद्योग को लेके। हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत। तो हमने लौह उद्योग के अवस्थिति के कारक पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने लौह उद्योगों का विकास देखा, जिसमें प्राचीन काल से लेके पंचवर्षीय योजनाओं तक का पूरा हमने चर्चा की। उसके बाद हमने एक एक करके लौह इस्पात उद्योग देखे, जिसमें टिस्को, इसको, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। आगे देखा विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, BISL। उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जो कि राउरकेला में स्थापित है। आगे हमने देखा बोकारो स्टील लिमिटेड, BSL जिसे कहा जाता है, ठीक है। आगे हमने देखा विशाखापट्टनम, जो समेकित इस्पात संयंत्र बनाया गया, जो कि देश में प्रथम समुद्र तटीय कारखाना है। नेक्स्ट हमने देखा लौह उद्योगों में व्यापार की भूमिका और लौह उद्योग में प्रमुख बाधाएं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।